हादसा जिसकी चीख पुकार चारों तरफ सुनाई दी। इस हादसे में अब तक 238 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, तो वहीं घायलों की संख्या हजारों में है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस हादसे पर दुख जताया, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया इस हादसे पर सामने आई है। सुनाएंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि इसमें इंज्योर्ड पैसेंजर नहीं थे। इंज्योर्ड पैसेंजर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जो ग्रेविटी के हिसाब से स्थानीय और आसपास के अस्पतालों में पूर्ण इलाज रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। इसमें वो यात्री थे जिनको या तो बहुत ही मामूली चोट थी या बिल्कुल चोट नहीं थी। उनकी सुविधा के हिसाब से हमने जगह जगह उनको हॉल दिया गया था ट्रेन का। तो अगर वो अपने घर के आसपास उतर के जा सकते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। देखिए, दूसरी ट्रेन आने वाली है, उसमें 1000 यात्री हैं। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि उनको भी जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? नमस्कार, आर्या न्यूज में आप नहीं, उसमें मुख्य रूप से यशवंतपुर हावड़ा के ही पैसेंजर हैं। उड़ीसा में जो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है उसमें जिन लोगों का दुर्दैवी मृत्यु हुआ है उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। जो लोग अभी भी जख्मी हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, इस प्रकार की भी हम लोग कामना करते हैं। दुर्भाग्यजनक हुआ, नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से ये हुई है। रेल विभाग उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। रेल मंत्री जी ने स्वयं आज सुबह से आके यहाँ डटे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, वो सारे विषय को खुद देख रहे हैं। रेल विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी अभी तो सबको रिस्टोरेशन और रेस्क्यू काम पे हम लगा रहे हैं। पूरा भारत सरकार की, राज्य सरकार की सारे एजेंसी रेस्क्यू की काम पे लगे हैं। लोगों को चिकित्सा करना पड़ रहा है, कईयों का दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है, उनको भी देखभाल करना पड़ रहा है, उनके परिवार वालों को देखभाल करना पड़ रहा है। अभी आज यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे, थोड़ी देर पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री वहां होके गए हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। ये सारे के बीच में यहाँ रिस्टोरेशन और रेस्क्यू, ये दोनों काम पे हम सबकी सहयोग कामना करते हैं। स्थानीयों ने बहुत मदद किया, हम सब मिलकर उसको पहले स्वाभाविक करें। Continuing, so far state government has declared 238 dead, more than 900 injured, and hopefully by today evening we should be able to close the operation and the figures will be clear by then also. Sir, if you are talking about the present situation, how many teams over there? So NDRF has 9 teams, 7 from Odisha and 2 from West Bengal has also been sent. So NDRF 9 teams are still operating. Do you think it's enough? Now, almost the live victims have been extricated and sent to the hospital. So 9 teams is sufficient. Sir, as you said, as far as your knowledge, there were no trains at the same track, So what was the main reason? What prima facie you people have gathered the information, How do you see this? How do you respond on So that? this sequence of the accident reason, railway authorities have already inquiring into it. They will share. What is the present number, sir, diseased people? It's 238 official figure as of now. Is there any plan B, if you are talking about NDRF, Is there any plan B or you people are going right way as you discussed in the meeting, Plan B for what? For, for the operations? No, so we are there, we are operating. There's no plan B. We have to just save life whatever possible and close it. Yeah. So on what time you people are going to land? So hopefully by today evening, if everything goes all right. Thank you, sir. तो आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर
ट्रेन एक्सीडेंट से पूरा देश दुखी है। हालांकि इस हादसे पर पीएम मोदी ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने हालांकि पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की बात कही है। बताते चले कि उड़ीसा के बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी खुद घटना स्थल का दौरा करेंगे। 2 एक्सप्रेस और 1 मालगाड़ी इन्वॉल्व हैं हादसे में। बताते चले कि कटक, बालासोर और घटना स्थल के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। 39 ट्रेनें डाइवर्ट रूट से शुरू की गई हैं। जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात कही जा रही है। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा यानी एनडीआरएफ ने बताया कि एनडीआरएफ की 9 टीमें मौके पर तैनात की गई हैं। घटना के सवा घंटे के अंदर पहली टीम वहां पहुंच गई थी। बचाव अभियान में 300 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। बताते चले कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अब तक राहत बचाव अभियान की जानकारी के लिए एक बैठक बुलाई है और पीएम मोदी आज उड़ीसा जाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। पहले वो बालासोर में हुए रेल हादसे वाले दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे और फिर कटक के अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान इस घटना पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आना शुरू हो गई हैं। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। सर, क्या कोई इंडिकेशन अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे। उड़ीसा का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि इसमें इंज्योर्ड पैसेंजर नहीं थे। इंज्योर्ड पैसेंजर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जो ग्रेविटी के हिसाब से स्थानीय और आसपास के अस्पतालों में पूर्ण इलाज रेलवे की तरफ से किया जा रहा है।
इसमें वो यात्री थे जिनको या तो बहुत ही मामूली चोट थी या बिल्कुल चोट नहीं थी। उनकी सुविधा के हिसाब से हमने जगह जगह उनको हॉल दिया गया था ट्रेन का। तो अगर वो अपने घर के आसपास उतर के जा सकते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। देखिए, दूसरी ट्रेन आने वाली है, उसमें 1000 यात्री हैं। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि उनको भी जरूरत ना पड़े। नहीं, उसमें मुख्य रूप से यशवंतपुर हावड़ा के ही पैसेंजर हैं। Extremely tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast. ओडिशा में हुए भयानक ट्रेन हादसे ने हर किसी को विचलित करके रख दिया है। बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की इस भीषण टक्कर में 280 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हादसे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने अब रेलवे के कवच सुरक्षा वाले दावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास ने हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वीडियो में कवच सुरक्षा तकनीकी के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता ने रेल मंत्री का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब एक ट्रेन डिरेल होकर दूसरे रेलवे ट्रैक पर आ गई थी तब कवच कहां था। पहले तो मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। तो शायद 230 से ज्यादा तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए। तो ये पहले तो मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। तो शायद 230 से ज्यादा लोग इसमें मृत हुए हैं और करीब 700-800 लोग जख्मी हुए हैं। उनके परिवारजनों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। आज कोई राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन मैं मांग करूंगा कि जो परंपरा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कायम की थी, बहुत भारी हादसा हुआ है। रेलवे मंत्री वैष्णव जी अपना इस्तीफा पेश करें। स्वीकार करना नहीं करना प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन इस परंपरा को कायम करें। साथ ही में मैंने 2 और मांगे की थी कि क्या हम वंदे भारत जैसे इवेंट करने के चक्कर में, क्योंकि चुनाव के पहले उनको 100 शायद वंदे भारत रेलवे का इनॉग्रेशन करना है, इवेंट करना है। एक तरफ तो मैं वंदे भारत रेलवे के डिजाइनर, जो अभियंता है, जो इंजीनियर्स है, उनका अभिनंदन करता हूँ कि भारत देश में एक अच्छा डिजाइन प्रोजेक्ट हुआ है जो लोगों के काम आ रहा है। लेकिन 16 डिब्बों की गाड़ी को 8 डिब्बों में करके दुगनी गाड़ियां चलाना वगैरह वगैरह जो सब इवेंट हम पढ़ रहे हैं,
क्या इन इवेंट करने के चक्कर में सेफ्टी पे हम खर्चा कम कर रहे हैं। एक तो रेलवे बजट आपने बंद कर दिया तो रेलवे पे संसद में चर्चा ही नहीं होती, और जो कई सारी कमेटियों ने सेफ्टी के लिए जो एक प्लान बनाया था, क्या उसकी अनदेखी की जा रही, जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं घट रही है। उस पर संसद में चर्चा हो। अगर आप नहीं, हम कह रहे हैं कि आप चर्चा कराइए, संसद में कराइए, बाहर कराइए कि क्या सेफ्टी पे आपका ध्यान कम हुआ है ये सब इवेंट करने के चक्कर में। साथ ही में आपने जो इंक्वायरी बिठाई है एक अच्छी बात है, लेकिन इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक करिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध के दौरान परंपरा कायम की थी, उसके पहले भी कई परंपराएं थी कि कारगिल युद्ध के बारे में सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक की गई थी। वो आज भी एक किताब रूप में खरीद सकते हैं। गलतियां स्वीकार की गई थी और उसको सुधारी थी। रिपोर्ट पब्लिक करने का मायना ये है कि अगर कोई गलती आए तो सुधार करें, उस गलतियां दोबारा ना हो। तो हमारी यही मांगे हैं कि क्या सेफ्टी का खर्चा कम हो रहा है, रिपोर्ट आप पब्लिक करें, और एक परंपरा जो कांग्रेस के टाइम में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कायम की थी, इस बाबा बर्फानी की यात्रा की तैयारियां जम्मू कश्मीर में जोरों शोरों से चल रही हैं। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो 30 अगस्त तक चलेगी। इस बीच आज यानी शनिवार 3 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमरनाथ की प्रथम पूजा की, और इसके बाद अमरनाथ की प्रथम पूजा में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि अमरनाथ के पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 30 अगस्त तक चलेगी। उन्होंने आगे कहा कि 1 जुलाई से देश भर में तीर्थ यात्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए आएंगे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश की बात भी मनोज सिन्हा ने की है। काम की यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी में है। और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब यात्री आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। मैं समझता हूं कि यात्रा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, यहाँ के लोगों की इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो अगर रोड की बात करें, रोड सब ठीक है अभी? रोड, ये सच है कि इस साल बर्फबारी बहुत हुई है, लेकिन बीआरओ ने काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में रोड। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं शुक्रवार को उन्होंने सरकारी स्कूल की व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार में पढ़ाई के लिए पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। आज बिहार जैसे गरीब राज्य में हर साल 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा बजट के नाम पर खर्च किए जा रहे। इस 40,000 करोड़ रुपए में आपके बच्चों को कीड़े वाली खिचड़ी और साइकिल के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा। प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि अगर आपके बच्चे स्कूलों में कीड़े वाली खिचड़ी खाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे और फिर मजदूर ही तो बनेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि एक बार फिर से बिहार के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। आपके बच्चों के पढ़ने की सुविधा है ही नहीं। आपका बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, वहां पढ़ाई नहीं हो रहा है। वो सरकारी स्कूल में पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घर आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं।
तो भैया जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है उसके बच्चों का भी भला नहीं हो सकता है। कैसे कि स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा लीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी ही है, तो वहां से कैसे बचिएगा। तो आपके बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई पर खर्चा नहीं हो रहा है। इस राज्य में, गरीब राज्य में, आपका हमारा 40,000 करोड़ रुपया, याद रखिए 40,000 करोड़ रुपया हर साल आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्च किया जा रहा है। और आपके बच्चों को कुछ पढ़ाई नहीं मिल रहा है, उसको खाली खिचड़ी या साइकिल मिल रहा है। तो आपका पढ़ाई आपके पास है नहीं, तो खेती करके आपका जीवन काहे नहीं सुधर रहा है, उसको समझिए। तो बिहार में जितने लोग रहते हैं, आपके गांव में भी जितने लोग रहते होंगे, 100 में से 60 आदमी के पास एक धूर जमीनें नहीं है। आप मिर्जापुर पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री कर अकूत संपदा अर्जित करने वाली गैंगस्टर सुल्ताना की 1 करोड़ 12 लाख की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। तो वहीं ये कार्रवाई अहरौरा पुलिस ने गुरुवार को की है। जनपद मिर्जापुर में सुल्ताना परवीन नामक इस गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनकी 1 करोड़ 12 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। ये गैंग एक शातिर गैंग है जो कि मादक पदार्थों में डील करता है। नवयुवक बाकी लोगों को समाज में नशा बेचने का काम करता है। चरस, हेरोइन, गांजा इत्यादि की बिक्री करने वाली ये महिला सुल्ताना परवीन, इस पे गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाकर इसको जेल भेजा गया था। और अब इस पे कार्रवाई करते हुए इसकी संपत्ति भी, जो कि 1 करोड़ 12 लाख की है, उसको कुर्क भी किया गया है। जनपद मिर्जापुर में ऐसे जो भी अपराधी है जो कि मादक पदार्थों में डील करते हैं, समाज में नशे के बिक्री का काम करते हैं, चाहे अन्य कोई भी अपराध करते हैं, उन सभी को जेल तो भेजा ही जाएगा। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति जो कि अपराध से अर्जित करते हैं उसको भी कुर्क किया जाएगा। दतिया पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल शराब तस्करों का नया और अनूठा कारनामा सामने आया है, जहां शराब की तस्करी के लिए और कोई वाहन नहीं बल्कि एम्बुलेंस को तस्करों ने चुना था, जिसमें तस्कर शराब ढो रहे थे। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने तिराहे पर एम्बुलेंस को पकड़ा, जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस को तलाशी में 20 पेटी देसी शराब बरामद हुई। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। के निरीक्षक रामबाबू शर्मा को एक सूचना मिली कि अवैध शराब के परिवहन करता हुआ वाहन एक संभला में आने वाला है। इस पर से उन्होंने फोर्स के साथ घेराबंदी करके वाहन को पकड़ा, जो कि एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस का नंबर MP07BA 1469 है, जिसमें एक आरोपी जो मौके से एम्बुलेंस के गेट खोल के फरार हो गया है। जो आरोपी पकड़ा गया उसका नाम अवधेश शर्मा है, जो एम्बुलेंस को चला रहा था। उसके पोजीशन से 20 पेटी देसी शराब जब्त की गई और आरोपियों को विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। गोरखपुर के गोलघर मंगलम टावर के पास IFB पॉइंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल अभी किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंची है। लोगों को सूचना मिली फायर स्टेशन पर, एक आदमी इनका गया था और बताया कि IFB जो पॉइंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कुछ रखे हुए थे, फाइल्स वगैरह रखे थे, इसमें आग की सूचना मिली और तत्काल हम लोग वहां से 2 गाड़ी लेकर के आए। तो यहाँ देखा गया कि यह दुकान तो ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर है, लेकिन यह पूरी तरह से धुएं से घिरी हुई है। तो हम लोगों ने पहले आग बुझाने का प्रयास किया तो आग बुझ नहीं पा रही थी, क्योंकि आग का जो है पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा था कि आग जनरेट कहाँ से हुई है। फिर इसको शीशे को तोड़ा गया और हमारे जवान ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहन करके अंदर गए
तब उनको मालूम हुआ कि आग यहाँ पर है। तो शीशे को तोड़ करके और आग को हम लोगों ने पूरी तरह से बुझवा दिया है। अब कोई आग नहीं है। जो सामान इनका है, बचा हुआ सामान, उनको बाहर निकलवा दिया गया है और अब आग बुझ गई है। 2 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया गया है। लोगों को सूचना मिली फायर स्टेशन पर एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान है, वॉशिंग मशीन, डिशवाशर, एसी, माइक्रोवेव, किचन अप्लायंसेज, उसकी दुकान थी। मैं तो यहाँ दुकान पे 11 बजे आता हूँ, मेरा स्टाफ आके खोलता है और उससे मैंने 10:20 पर बात किया था फ़ोन से। तो उसने बताया कि सब ठीक है, खुल गया है, वर्कशॉप भी खुल गया है, चाबी चली गई है। तब तक कोई बात नहीं थी। फिर हमको इमीडिएट करीब 11 बजे के आसपास फ़ोन आया है कि बहुत धुआं हो गया है ऊपर। हमने कहा हम आ रहे हैं तुरंत, फायर सर्विस को फ़ोन कर दो। फायर सर्विस को फ़ोन हुआ, ये लोग तुरंत आ गए और शीशा वूसा तोड़ के, धुआं निकल नहीं पा रहा था। असल में शोकेस है ना, शोरूम है, तो वो उसी हिसाब से डेकोरेटेड ग्लासेज वगैरह लगे हुए थे, तो उसको तोड़ने से अब देखिए धुआं आप लोगों के सामने ही निकल रहा है, काफ़ी धुआं। IFB जो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है मंगलम टावर के बगल में गोलघर में, तो जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, फायर स्टेशन 2 गाड़ी प्रस्थान हुई। साथ हमारे FSO शांतानु कुमार यादव सर भी आए और यथाशीघ्र आग पे कार्रवाई की गई। पहले तो हम लोग एक ब्रांच लेकर लगा करके आग बुझाए, लेकिन आग का यथार्थ पता नहीं चल रहा था। तो हम लोगों के 2 जवान BS सेट पहने, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, उसमें मैं भी था और खुद BS सेट पहन के अंदर घुसा तो जहरीली धुआं से भरा हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और अंदर की जो दुकान थी 2 फ्लोर में थी, ग्राउंड और फर्स्ट पे। पता नहीं चला था आग किधर है, जहरीली धुआं भरी हुई थी। फिर हम लोग मल्टीपर्पज़ ब्रांच लगा कर धुआं को काटते हुए धीरे धीरे हम लोग अंदर घुसे और आग का पता लगा। और हम लोग फिर 2 जवान BS सेट पहन के घुसे थे और बाकी जवान के सहयोग की मदद से FSO शांतानु कुमार यादव के नेतृत्व में आग को पूर्णतः हम लोग आग को बुझा लिए। IFB जो इलेक्ट्रिक